रात का वक्त, मुंबई का माहिम इलाका और दूर समंदर में लहरों की टकराने की आवाज और पास में एक बंगले के अंदर बेचैनी का माहौल। बरामदे के पर्दे हवा में उड़ रहे थे हल्के हल्के और दूर समंदर की लहरों पर रोशनी चमकती छिटकती दिख रही थी और उस खामोश रात में एक बेचैनी थी। और उस बंगले के अंदर क्या हो रहा था? एक आदमी परेशान सा टहल रहा था। सफेद कुर्ता, सफेद जूते और उंगलियों में जलती हुई 555 ब्रांड की सिगरेट। और उसकी आंखों में उस समय गुस्सा था बेचैनी के साथ। और वहीं थोड़ी दूर पर एक शख्स शांत सोफे पर बैठा हुआ और उसके पीछे उसके दो गुर्गे बॉडीगार्ड खड़े थे। टहलते हुए शख्स को इस बात से बेचैनी थी कि उसके अपने ही मकान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस बात से वो बेहद खफा था, नाराज था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी दूर में कमरे के टेबल पर रखा फोन अचानक बजता है। वो शख्स सिगरेट का कस खींचता हुआ फोन उठाता है। उधर से आवाज एक गुस्से भरी हुई जल्दबाजी में निकलती है। भाई, वो लोग खाली करने को तैयार नहीं है। वो आदमी बेचैनी में एक लंबा कश लेता है, धुएं का गुबार हवा में छोड़ता है और फिर धीरे से मुड़कर अपने सामने सोफे पर बैठे पठान को देखता है। पठान वो नाम जिससे उस वक्त पूरी डोंगरी कांपती। वो शख्स पठान की आंखों में देखकर ऑर्डर देने के अंदाज में पूछता है, काम करेगा क्या? पठान चुप रहता है। तभी वो आदमी चांदी की छोटी सी डब्बी खोलता है, उसमें से एक सुपारी निकालकर पठान की हथेली पर ऐसे रख देता है। कमरे में पूरा सन्नाटा पसरा है और वो शख्स 555 सिगरेट हाथ में लिए हुए सधे हुए अंदाज में कहता है, मकान खाली होना चाहिए। पठान वो सुपारी हाथ में लेता है, अपने मुंह में दबाता है और हल्की मुस्कान देता है और बिना कुछ कहे उठकर चला जाता है। उसके पीछे उसके गुर्गे भी चले जाते हैं। अगली सुबह माहिर में खबर फैल चुकी, जंगल में आग की तरह। कब्जा करने वाले रातों रात गायब हो गए और उस दिन से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सुपारी सिर्फ पान मसाले का हिस्सा नहीं रही, वो बन गई मौत का कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और दुनिया में ये ऐसा वक्त था जब सिर्फ एक शब्द सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी और वो शब्द था सुपारी, जिसे आज हम सुपारी किलिंग भी कहते हैं। और उस डॉन का नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान, जिस डॉन ने ना गोली चलाई ना किसी की जान ली, फिर भी वो बन गया मुंबई का सबसे खौफनाक चेहरा। हाजी मस्तान वो डॉन जो मधुबाला के इश्क में इस कदर डूबा था कि वो पूरी दुनिया भूल बैठा। और तो और मधुबाला तो नहीं मिली, उसकी हमशक्ल से ही उसने शादी कर ली। 60 से लेकर 80 का दशक, माया नगरी मुंबई यानी आज की मुंबई। दिन में ये शहर सपने बेचता था, लेकिन रात होते ही इसकी गलियों में एक दूसरी दुनिया जाग जाती थी। उस दौर की मुंबई सिर्फ रोशनी का शहर नहीं थी, वो अंधेरे का साम्राज्य थी। और उस अंधेरे के साम्राज्य में हाजी मस्तान एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। उस समय ना दाऊद इब्राहिम का नाम था, ना छोटा राजन का कोई खौफ। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हाजी मस्तान का सिक्का चलता था। उसके एक इशारे पर बंबई की हवा बदल जाती थी। और कहा जाता है उस दौर में तस्करी का हर रास्ता, हर बंदरगाह, हर एक सौदा कहीं ना कहीं हाजी मस्तान के नाम से होकर गुजरता था। अब बंदरगाह हो या बॉलीवुड, तस्करी से लेकर सत्ता का गलियारा, हर जगह इसकी पहुंच थी। जहां आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, वहां ये 555 सिगरेट पीने वाला डॉन पहुंचता था। उसकी धमक थी। ये उस इंसान की कहानी है जिसने बंबई के अंधेरे को अपना पता बना लिया, क्राइम की दुनिया को अपना साम्राज्य बनाया। हाजी मस्तान का शुरुआती दौर संघर्षों से भरा था। 1 मार्च 1926 तमिलनाडु के छोटे से शहर कुडलोर में हाजी मस्तान ने जन्म लिया। मस्तान के पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे। खेत काफ़ी कम थी, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम कि कई कई रातें बिना पेट भरे गुजर जाती थी। घर के हालात ऐसे कि कभी चूल्हा जलता तो कभी सिर्फ उम्मीदें। हर दिन गरीबी उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी।
हैदर मिर्जा चाहते थे कि गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में काम करें ताकि बच्चों की जिंदगी बेहतर हो, उन्हें 2 जून की रोटी अच्छे से खिला सकें। लेकिन मजबूरियों का पहाड़ था, वो अपने ही सपनों के कैदी बनकर रह गए। यही वो संघर्ष था जिसने हाजी मस्तान को गरीबी में तपाया। एक समय पर घर की हालात अब बद से बदतर जब होने लगी, जब लगा कि 2 दिन तक चूल्हा भी नहीं जलेगा, बच्चे के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, मजबूरी आखिरकार हैदर मिर्जा को उस फैसले तक ले आई जिससे उसके परिवार की किस्मत अब बदलने वाली थी। साल 1934 में उन्होंने अपने छोटे बेटे मस्तान मिर्जा का हाथ पकड़ा और सपनों के शहर मुंबई की तरफ निकल पड़े। लेकिन मुंबई ने भी उन्हें खुले तौर पे नहीं अपनाया। कभी मजदूरी, कभी छोटा मोटा काम। हैदर ने हर कोशिश की, हर जगह हाथ मारा, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाई। आखिरकार उन्होंने क्रॉफोर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान खोली। साइकिल के पंचर बनाना, टायर दुरुस्त करना यही काम था। दिन गुजरते गए, लेकिन दुकान पर ग्राहक कम और सन्नाटा ज़्यादा पसरा होता था। और उसी दुकान के बाहर बैठा 8 साल का मस्तान घंटों सड़क पर दौड़ती चमचमाती इन गाड़ियों को देखता। ये इम्पाला गाड़ियाँ, ये कैडिलैक की गाड़ियाँ जब वहाँ से गुजरती तो हाजी मस्तान एक टक उन्हें निहारता रहता था। सामने खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और आलीशान बंगले उसकी आंखों में एक अलग आग भर देते थे। गरीबी में बैठा वो छोटा बच्चा तब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं देख रहा था, वो अपने भविष्य का साम्राज्य देख रहा था। वहीं से उसने उन गाड़ियों और बंगलों को अपना बनाने का ठान लिया। मस्तान को मुंबई में आए हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन गरीबी अभी भी मस्तान मिर्जा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। जिंदगी जैसे हर मोड़ पर उनका इम्तिहान ले रही हो। और इसी संघर्ष के दौर में मस्तान की मुलाकात मुंबई के एक चालाक और रहस्यमय आदमी से हुई, जो कि अरब का शेख था। नाम था गालिब। गालिब की नज़र पहले ही मुलाकात में मस्तान पर टिक गई। उसे समझ आ गया था कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। उसकी आंखों में भूख है और आग भी। गालिब ने मस्तान को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो मस्तान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। हुसैन जैदी, जो राइटर है, फेमस राइटर, वो बताते हैं कि वो जमाना था जब भारत में आए सारे अरबी उर्दू बोला करते थे। गालिब ने मस्तान से कहा कि अगर वो अपनी पगड़ी या गमछे में कुछ घड़ियां और सोने के बिस्किट बाहर ले आए तो उन्हें उसके बदले में कुछ पैसे देंगे। गरीबी से टूटा मस्तान अब तक हालात से हारते हारते थक चुका था। साल 1944 में उसने मुंबई डॉक पर कुली का काम शुरू किया था। वहाँ मस्तान सिर्फ बोझ नहीं उठा रहा था, वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। डॉक पर काम करने वाले मजदूरों से उसकी दोस्ती बढ़नी शुरू हुई। वहाँ आने जाने वाले हर आदमी से वो मुस्कुराकर दुआ सलाम करता। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही मिलनसार लड़का आगे चलकर मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलिंग किंग बनने वाला है। दरअसल 1940 के दशक का मुंबई सिर्फ सपनों का शहर भर नहीं था, बल्कि तस्करी की एक बड़ी अंधेरी दुनिया थी, जहां रातों रात लोग दौलतमंद बनते थे और वो बनने का सपना भी देखते थे। उस दौर में विदेशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, सोना, चांदी और कीमती गहनों पर सरकार भारी टैक्स वसूलती थी। यही वजह थी कि इन चीज़ों को चोरी छिपे देश में लाना तस्करों के लिए सोने की खान जैसा था। गालिब शेख ने मस्तान को इसी खेल का हिस्सा बनाने का रास्ता दिखाया और अब मस्तान उसकी हर बात, हर चाल समझ चुका था। गरीबी से निकला वो लड़का अब मौके को पहचानना भी सीख रहा था। उसने बिना वक्त गंवाए तस्करों के लिए काम शुरू कर दिया। विदेशों से आने वाले सोने के बिस्किट, कीमती सामान चुपचाप मस्तान को सौंप दिए जाते और फिर मस्तान इन्हें अपने कपड़ों और थैलों में इस तरह छिपाकर डॉक से बाहर निकलता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबसे बड़ी बात, कुली की वर्दी ने उसे शक के दायरे से बाहर रखा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिर पर बोझ उठाने वाला यह दुबला पतला लड़का करोड़ों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मस्तान की जेब में मोटा पैसा आने लगा और इसी पैसे के साथ उसके सपने भी बड़े होने लगे। डॉक पर काम करते करते मस्तान की किस्मत बदलने लगी थी। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाला लड़का अब तस्करों की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। सोने के बिस्किट और विदेशी सामानों की तस्करी से उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगा और इसी पैसे ने उसके अंदर छिपे बड़े खिलाड़ी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मस्तान अब सिर्फ एक कुली नहीं रहा, वो तस्करी की दुनिया में भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। लेखक एस हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में बताते हैं कि एक अरब तस्कर मस्तान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी कमाई का 10% हिस्सा तक उसे देना शुरू कर दिया।
लेकिन तभी किस्मत में बड़ा मोड़ लिया। गालिब शेख गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसने सोने के बिस्किटों से भरा एक लकड़ी का बक्सा मस्तान को सौंपा था। मस्तान ने उस बक्से को अपनी छोटी सी झोपड़ी में छिपा कर रख दिया, बिना उसे खोले, बिना एक भी सोने के बिस्किट को छुए। साल दर साल बीतता गया, समय बढ़कर 3 साल हो गया। वो सोने का बिस्किट का बक्सा आज भी मस्तान के घर में मौजूद था, लेकिन मस्तान ने उसे खोलकर नहीं देखा। और जब गालिब जेल से बाहर आया तो उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो बर्बाद हो चुका था। अब गालिब को भी लग नहीं रहा था कि कोई उसके पास कोई मदद करेगा। और मस्तान मिर्जा, वो कहाँ है? हाजी मस्तान। सबको लगा कि हाजी मस्तान तो नोट और सिक्के लेकर भाग चुका होगा, लेकिन मस्तान उसे मदनपुरा की एक झोपड़ी में ले गया और वही पुराना बक्सा सोने के बिस्किट वाला उसके सामने रख दिया। बक्सा खोलते ही गालिब की आंखें फटी रह गई। सारा सोना वैसे ही जस का तस वहां रखा था। गालिब इस बात से बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा कि यार मस्तान, तुम चाहते तो ये सारा पैसा सोना लेकर कहीं और भाग जाते, पूरी तमाम जिंदगी तुम ऐश काटते। लेकिन मस्तान ने शांत आवाज में जवाब दिया, मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था कि इंसान से दगा करके बच सकते हो, लेकिन ऊपर खुदा से कैसे बचोगे, वो सब देख रहा है। और ये सुनते ही गालिब की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने मस्तान को अपना पार्टनर बना लिया। सोने से भरा वही बक्सा मस्तान की किस्मत का ताला खोल चुका था। फिर आया 1950 का दशक, जिसने मस्तान मिर्जा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 1956 में उसकी मुलाकात दमन और गुजरात के कुख्यात तस्कर सुकून नारायण बखिया से हुई। ये मुलाकात आगे चलकर मुंबई में तस्करी की दुनिया का सबसे बड़ा गठजोड़ साबित हुई। दोनों के बीच जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई और फिर दोनों ने साथ मिलकर ऐसा खेल शुरू किया जिसने करोड़ों की काली कमाई का रास्ता खोल दिया। उस दौर में सोने के बिस्किट, फिलिप्स के ट्रांजिस्टर और विदेशी ब्रांड की घड़ियों की भारत में बहुत डिमांड थी, लेकिन भारी टैक्स की वजह से कानूनी तरीके से लाना बहुत महंगा पड़ता था। यही वजह थी कि मस्तान और बखिया ने दुबई और अदन से बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू की। पैसा अब पानी की तरह बहने लगा, काम बढ़ता गया, रसूख बढ़ता गया और वही मामूली कुली मस्तान अब मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में मस्तान भाई के नाम से जाना जाने लगा। मस्तान अब सिर्फ तस्करी की दुनिया में नहीं, बल्कि डॉक पर काम करने वाले मजदूरों के बीच भी एक बड़ा नाम बन चुका था। उसकी असली धाक तब जमी जब उसने मझगांव डॉक पर कूलियों से जबरन हफ्ता वसूलने वाले खूंखार गुंडे शेर खान पठान को सबक सिखाया। यही वो घटना थी जिसे बाद में दीवार फिल्म में दिखाया गया था। लेखक एस हुसैन जैदी के मुताबिक मस्तान को ये बात अंदर तक चुभती थी कि एक बाहरी आदमी डॉक पर आकर गरीब मजदूरों से क्यों हफ्ता वसूल रहा था। उसने तय कर लिया कि अब शेर खान का आतंक खत्म करना है। एक शुक्रवार जब शेर खान अपने आदमियों के साथ हफ्ता लेने पहुंचा तो उसने देखा कि लाइन से 10 कुली गायब है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही कुछ लोग डंडे और लोहे के रॉड लेकर टूट पड़े। सड़क पर चीखें गूंजी। शेर खान और उसके आदमी बुरी तरह पीटे गए और जान बचाकर वहां से भाग गए। असल जिंदगी में यह लड़ाई मझगांव डॉक के सामने सड़क पर हुई थी। हालांकि फिल्म दीवार में इसे गोदाम के अंदर दिखाया गया है, जिसमें वो डायलॉग होता है कि पीटर, ये चाबी तू अपनी जेब में रख ले और मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही ये दरवाज़ा खोलूँगा। ये वही सीन है। उसे थोड़ा सा अलग कर फिल्माया गया। लेकिन इस घटना के बाद एक बात साफ हो गई थी कि अब मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं रहा, वो मजदूरों का मसीहा और मुंबई के डॉक का नया डॉन, नया दादा बन चुका है। बम्बई का सबसे बड़ा डॉन कहलाने के बावजूद हाजी मस्तान की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने खुद कभी पिस्टल नहीं उठाई, अपने हाथों से कभी गोली नहीं चलाई। उसकी असल ताकत बंदूक नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग था, उसका नेटवर्क और उसका रुतबा। जब भी किसी को धमकाने, मारपीट कराने या दुश्मनों को रास्ता से हटाने की बात हो तो हाजी मस्तान अपने खास लोगों वरदराजन मुदलियार और करीम लाला का सहारा लेता था। वरदराजन, जिसे लोग वर्दा भाई कहते थे, मस्तान की तरह तमिल था और वर्सोवा से लेकर वसई विराट तक उसकी जबरदस्त पकड़ थी। आप सोच रहे होंगे कि मस्तान वर्दा से कैसे मिला, तो आपको जानकर हैरानी होगी। और मस्तान और वर्दा की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। लेखक एस हुसैन जैदी के मुताबिक एक बार वर्दा को कस्टम डॉक इलाके से एंटीना चुराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद मैदान लॉकअप में बैठा वर्दा सोच रहा था कि पुलिस की मार से कैसे बचे। तभी देखा उसने कि सफ़ेद सूट पहने एक शख्स लॉकअप की तरफ बढ़ा, उंगलियों में वही 555 सिगरेट, और पुलिस वाले ने उसे रोकने की हिम्मत तक नहीं की। वो शख्स था हाजी मस्तान। मस्तान ने सलाखों के करीब जाकर तमिल में कहा, वड़क्कम थलाइवार, यानी नमस्कार थलाइवार। एक बड़े सेठ के मुंह से अपने लिए इतनी इज्जत सुनकर वर्दा दंग रह गया। मस्तान ने तमिल में ही उससे कहा कि चोरी का माल वापस कर दो, बाकी मैं तुम्हें इतना पैसा दिलाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
वर्धा ने तुरंत हामी भर दी। जेल से छूटने के बाद वही वर्धा मस्तान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया और फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दोनों की जोड़ी का खौफ पूरी मुंबई में फैल गया। कभी बंबई के अंडरवर्ल्ड में वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धा का नाम गूंजता था, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगी। कुछ समय बाद वर्धा चेन्नई लौट आया और मुंबई के अंधेरी दुनिया में सिर्फ एक नाम था, हाजी मस्तान, यानी मस्तान भाई। 1970 का दशक आते आते मस्तान समंदर से लेकर स्मगलिंग के हर रास्ते का बादशाह बन चुका था। सफेद सफारी सूट, चमचमाती मर्सिडीज, हाथ में विदेशी सिगरेट और आलीशान जिंदगी, यही उसकी पहचान बन गई थी। जो लड़का कभी फुटपाथ पर बैठकर बड़ी गाड़ियों को देखा करता था, अब मुंबई की सड़कों पर वही इन गाड़ियों में घूम रहा था। सफेद गाड़ी होती थी उसके पास। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुके हाजी मस्तान मिर्जा की जिंदगी सिर्फ तस्करी, दौलत और ताकत तक सीमित नहीं थी। उसके दिल में बॉलीवुड के लिए एक अलग ही दीवानगी थी। कहते हैं कि मस्तान मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का बहुत बड़ा फैन था और उनसे शादी तक करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और बाद में उसकी मुलाकात अभिनेत्री सोना से हुई। अब देखिए, सोना की शक्ल काफ़ी हद तक मधुबाला से मिलती थी। मस्तान ने सोना को ही हमसफ़र बना लिया और उसके साथ कई उसने फिल्मों के लिए स्पॉन्सर भी किए, फाइनेंस किया उसने। फिल्में और सितारों के प्रति उसका लगाव इतना ज़्यादा था कि उसने कई फिल्मों में पैसा लगाया। हालांकि उसकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन बॉलीवुड में उसकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच बैठना, जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार जैसे सुपरस्टार उनके दोस्त माने जाते थे, उनके इनर सर्किल के लोग माने जाते थे। बताते हैं कि मस्तान का बंगला किसी दरबार से कम नहीं था, या बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। कहा जाता है कि मुंबई की समुद्री हवाओं के बीच दक्षिण मुंबई के वार्डन रोड पर बना हाजी मस्तान का सफ़ेद बंगला कभी उसकी शानो शौकत की पहचान थी। और शाम ढलते ही मस्तान अपने बंगले की बड़ी खिड़की के पास बैठ जाता। सामने अरब सागर की उठती लहरें और दूर चमकती जहाज़ों की रोशनी उसे घंटों तक खामोश कर देती थी। उसके करीबियों के मुताबिक वो अक्सर कहा करता था, समंदर ही मेरा असली साथी है और इसी ने मुझे गरीब कुली से बॉम्बे का बादशाह बनाया। तस्करी की दुनिया का वो डॉन रात को उसी खामोशी से अपने अतीत और ताकत दोनों को निहारा करता था। मस्तान मिर्जा का नाम हाजी मस्तान पड़ने के पीछे भी एक कहानी है। उसके नाम के आगे हाजी तब जुड़ा जब उसने मक्का की पवित्र हज यात्रा पूरी की। कहा जाता है कि 1960 के दशक में तस्करी की दुनिया में बड़ा नाम बनाने के बाद मस्तान सऊदी अरब गया और हज कर लौटा। मुस्लिम समाज में हज पूरा करने वाले व्यक्ति को सम्मान में हाजी कहते हैं। मुंबई से लौटने के बाद लोग उसे हाजी मस्तान कहने लगे। दिलचस्प बात यह है कि अपराध की दुनिया में रहने वाला यह आदमी सफ़ेद कपड़े पहनता था, फिल्मों में पैसा लगाता और खुद एक शरीफ कारोबारी की तरफ पेश करता था। धीरे धीरे मस्तान मिर्जा का नाम पीछे छूट गया और हाजी मस्तान ही उसकी पहचान बन गई। मस्तान का रुतबा सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं था। 1974 में जब पुलिस ने पहली बार उसे गिरफ्तार किया, तब भी उसके साथ किसी अपराधी जैसा व्यवहार नहीं हुआ। उसे हवालात में नहीं बल्कि एक आलीशान बंगले में नज़रबंद कर दिया गया। ये वो दौर था जब आप इमरजेंसी का दौर आपको याद होगा। खाने पीने से लेकर आराम तक हर सुविधा का खास इंतजाम था। पुलिस अफसर तक उसे सलाम ठोकते और कहा जाता है कि मस्तान महंगे तोहफे और अपने रसूख के दम पर बड़े बड़े अधिकारियों को प्रभावित कर लेता था। लेकिन वही दौर था जो मैं आपको बता रहा था, आपातकाल का दौर। ये वही मोड़ था जिसने मस्तान की जिंदगी बदली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक मस्तान के बढ़ते प्रभाव की खबरें पहुंच चुकी थी। उनके आदेश पर मस्तान को गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया। आपातकाल लगने के बाद आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। जेपी के विचारों ने मस्तान को अंदर तक बदल दिया। करीब 18 महीने जेल में बिताने के बाद जब मस्तान बाहर निकला, उसका नजरिया थोड़ा बदल गया था और उसने अपराध की दुनिया से दूरी बनाने का फैसला किया। वजह ये नहीं थी, असली वजह ये थी कि हर अपराधी ये चाहता है कि बुढ़ापे के समय पुलिस उसके दरवाजे पर ना आए। और यही हाजी मस्तान को समझ आ गया था कि अब वो वक्त आ गया है जब वो बूढ़ा हो रहा है और अब अगर पुलिस आई तो वो जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड को धीरे धीरे अलविदा कहना शुरू किया और उसको एक रास्ता कहाँ दिखा? रास्ता दिखा राजनीति का, क्योंकि राजनीति में अगर वो कदम रखता तो उसे पता था कि वो फिर इम्यून होता, पुलिस फिर हाथ नहीं लगाती। 1984 में उसने दलित नेता जोगेंद्र कवाड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ का नाम दिया गया। दिलीप कुमार ने भी उसकी पार्टी के लिए प्रचार किया और कई मंचों पर साथ में वो दिखाई दिए। हालांकि राजनीति में मस्तान को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके प्रभाव और पैसों की चर्चा पूरे देश में होती रही।
सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मुंबई का सबसे ताकतवर डॉन कहलाने वाला हाजी मस्तान अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की हत्या का आरोपी नहीं बना। उसने ना खुद गोली चलाई, ना किसी पर हाथ उठाया। फिर भी उसका नाम पूरे महाराष्ट्र में डर, ताकत और रसूख की पहचान बन चुका था। 80 का दशक आते आते हाजी मस्तान का वो पुराना खौफ और दबदबा कम होने लगा, लेकिन उसके नाम के आसपास फैली रहस्यमयी कहानियां अब भी लोगों की कल्पनाओं में जिंदा थी। मुंबई से लेकर बनारस तक लोग मस्तान को किसी इंसान से ज्यादा एक कहानी मानने लगे थे। उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी जिसकी हकीकत से दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन लोग उसको सच मानते थे। मशहूर उर्दू पत्रकार खालिद जाहिद ने मस्तान के साथ बिताया एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वो बताते हैं कि एक बार वो हाजी मस्तान के साथ बनारस गए। दोनों दाल मंडी इलाके में एक बेहद साधारण और सस्ते होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन जैसे ही लोगों को खबर मिली कि मस्तान भाई शहर में है, कुछ ही मिनटों में होटल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। खालिद जाहिद बताते हैं कि एक पत्रकार होने के नाते वो नीचे भीड़ के बीच पहुंचे और लोगों से पूछा कि वो हाजी मस्तान के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। अब लोगों ने जो कहानियां सुनाई वो किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं थी। किसी ने कहा कि मस्तान के बंगले में 365 दरवाजे हैं और हर दिन वो एक नए दरवाजे से बाहर निकलता है। कोई कहता कि उनके लिए रोज नई कार आती है और वो सिर्फ एक दिन में इस्तेमाल करने के बाद वो कार गरीबों को दान कर देता है। लेकिन असलियत इससे कहीं अलग थी। उस वक्त हाजी मस्तान खुद 15 साल पुरानी फिएट कार में घूम रहा था। उसके पास बंगला जरूर था, मगर इतना आलीशान नहीं जितना लोगों की कहानियों में था। और जब खालिद जाहिद ने अपने अखबार में असली और नकली मस्तान के इस फर्क को उजागर किया तो मस्तान को ये बात पसंद नहीं आई और वो उससे नाराज हो गया। 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई, लेकिन आज भी मुंबई की गलियों, डॉक और अंडरवर्ल्ड की कहानियों में मस्तान भाई का नाम उसी रौब और रहस्य के साथ लिया जाता है।